नमस्कार। हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था वर्ण विचार। आज उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्ण विचार क्या है और उसकी आवश्यकता भाषा में या व्याकरण में क्यों हुई। वर्ण विचार, वर्ण के बारे में कल बताया था कि वर्ण क्या है, वर्ण का निर्माण कैसे हुआ। तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, वर्ण का निर्माण ध्वनि से हुआ। वर्ण किससे निकला, वर्ण किससे निर्मित हुआ? ध्वनि से। यानी वर्ण का निर्माण ध्वनि से हुआ। अब आया कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि क्या है इस विषय में चर्चा होगी कि ध्वनि क्या है। ध्वनि वह है ध्वनि के खंड अर्थात टुकड़े नहीं होते। ए का कोई खंड नहीं किया जा सकता, ई का कोई खंड नहीं किया जा सकता, कि इनके जो है टुकड़े नहीं होते, इसलिए ये जो है वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि क्या हुई? ध्वनि वह है जिसके टुकड़े नहीं होते। अब ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। प्रश्न आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई है और इसके टुकड़े नहीं होते, इसमें कोई आवाज नहीं होती, इसलिए जो है इसको ध्वनि कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि ये तो सबसे छोटी हो गया, लेकिन ध्वनि की सबसे छोटी इकाई के साथ ध्वनि की सबसे लिखित इकाई क्या है? देखिए, मौखिक ये हो गया अर्थात जिसमें ध्वनि है लेकिन आवाज नहीं है, और सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हुई? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। अगर प्रश्न आए कि मौखिक सबसे छोटी और मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि आपका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, आवाज नहीं है। और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी लेकिन लिखित इकाई कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमने किसी चीज को लिख दिया तो वो लिखित हो गई। तो इसलिए जो है लिखित इकाई में आपका कुछ भी आ सकता है। जो भी हम वर्ण लिखते हैं वो हमारा लिखित में आ जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई के बारे में आए तो वो आपकी लिखित है। अब आता है कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयां होती हैं। भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाई है? अर्थ के आधार पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए, पहला है हमारा शब्द, दूसरा है हमारा वाक्य। देखिए, पहला हुआ हमारा वर्ण, क्योंकि वर्ण क्या है, वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते और उसका कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा हमारा हुआ कि भाषा के अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य क्यों कहा? देखिए, वर्ण हुआ तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, चाहे हम ई कुछ भी करें उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्द और वाक्य का
अर्थ होता है। शब्द मानो एक शब्द है आपका जल, तो हमें पता है कि जल जो है, जल हमारा एक शब्द है और उससे हमें पता चल रहा है कि यह वह शब्द है जिसका अर्थ हमें पूरक कर रहा है अमृत के रूप में। हम जैसे ही जल आता है तो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि वह पदार्थ जो हमारी तृप्ति करे, जो हमारी प्यास बुझाए, वह जल है। तो इसके अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए शब्द का क्या है, अर्थ है। अब इसी से ही जब हम वाक्य बनाते हैं तो वो हो जाता है वाक्य, यानी शब्द और वाक्य। राम जल पीता है। राम जब जल पीता है तो यहाँ पर उसका वाक्य है, जल से उस वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसको वाक्य कहा गया भाषा की अर्थ के आधार पर, क्योंकि यहाँ उसने अर्थ को पूर्ण किया और यहाँ पर भी उसने उस वाक्य के अर्थ को पूर्ण किया। तो शब्द के आधार पर और वाक्य के आधार पर, यानी भाषा के अर्थ के आधार पर अगर हम इकाई पूछें तो हमें पता होना चाहिए शब्द और वाक्य, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। मैंने यहाँ भी बताया कि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम स्वरों की बात करें या व्यंजनों की बात करें तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकल कर आता, लेकिन जब उन व्यंजनों को या उन वर्णों को हम आपस में जोड़ लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो शब्द और वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है भाषा की अर्थ के आधार पर प्रश्न पूछे तो हमें पता होना चाहिए शब्द और वाक्य, और वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए जो है उसका कोई अर्थ नहीं है। अब अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई, तो हमें पता होना चाहिए सबसे छोटी शब्द और बड़ी वाक्य। अब एक बार इन्हीं में से ही प्रश्न निकालते हैं। प्रश्न बनता है हमारा, वर्ण का निर्माण किससे हुआ? तो हमें पता है कि ध्वनि से हुआ। ध्वनि क्या है? ध्वनि वह मौखिक और छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं होते, और उसी मौखिक को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो हमारा सबसे छोटी और लिखित इकाई के रूप में हो जाता है। और अर्थ के आधार पर अगर प्रश्न आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि अर्थ के भाव या अभी हमने पढ़ा कि लिखित इकाई, मौखिक इकाई। अब उसी तरह से भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी आपकी वाक्य ही कहलाएगी। भाव यानी मन के वह विचार जो मन में उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से ही हमारा भावार्थ निकलता है, तो वहाँ पर जो है वाक्य जो है उसकी सबसे छोटी इकाई कहलाएगी। और भाषा का सबसे बड़ा अंग अगर पूछ लिया जाए तो वो भी पता होना चाहिए वाक्य ही है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य, और भाव या भावार्थ के आधार पर भी अगर बात की जाए तो वाक्य ही हमारी सबसे छोटी इकाई है। अब कई बार आता है कि मुहावरा और लोकोक्ति क्या है या उसमें कैसे अंतर पता किया जाए, तो ये प्रश्न में हमें पता होना चाहिए कि मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। मुहावरे की बात करें तो मुहावरा वाक्यांश है और लोकोक्ति आपका वाक्य होती है। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति वाक्य होती है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ण से ये निर्मित हो रहे हैं, और वर्ण से निर्मित होने के बाद ये कहीं ना कहीं व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक में कौन सी है, लिखित में कौन सी है, अर्थ के आधार पर कितने उसके भाग हैं, तो हमें पता होना चाहिए शब्द और वाक्य। तो इस तरह से जो है हमें ये सब प्रश्न ध्यान होने चाहिए कि इनमें से कैसे प्रश्न बन सकता है। अब आता है कि ध्वनि के लिखित रूप को ही
वर्ण क्यों कहा जाता है या ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण किस तरह से कहते हैं। देखिए, जब हमने बोला अ तो वो हमारा मौखिक हो गया, लेकिन जब हमने उसको लिख दिया तो वह क्या हो गया, लिखित हो गया, यानी लिखित रूप ही हमारा वर्ण कहलाता है। अब आता है कि वर्ण के प्रकार कितने हैं या वर्ण के क्या रूप हैं, तो उनको वर्णित करते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ण के कितने प्रकार हैं।